Morning students, myself रोहित जांगड़ा एंड आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी ज्योग्राफी इन सूरज स्कूल रेवाड़ी। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि दो जो वर्ल्ड वॉर रहे उनके बीच में आपकी इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो क्या रही, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, कि जो महामंदी रही, जो ग्रेट डिप्रेशन रहा, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। देखिए, इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था उसकी शुरुआत 1929 में हुई और ये जो प्रॉब्लम थी ये 30s के अंदर, जो मिड 30s तक, वहाँ तक ये बनी रही, ठीक है। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर जो प्रोडक्शन था, जो एम्प्लॉयमेंट था, जो इनकम थी और जो ट्रेड था, उसके अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी, ठीक है। इस क्राइसिस का समय और जो असर है वो सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो ग्रुप्स हैं, इन सब के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन की जो कंपैरिजन में जो खेतों में काम करने थे, जो खेतों में काम करते थे या खेतों में जो प्रोडक्शन होता था, उनकी जो कीमत थी, ठीक है, उसमें भारी और ज़्यादा टाइम तक कमी बनी रही थी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद इस जो जो ये आपका क्राइसिस था, इस क्राइसिस के कई कारण थे, मैनी रीजंस थे, ठीक है। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि जो वर्ल्ड वॉर था उससे इकोनॉमिक कितनी कमज़ोर हुई थी। पहला कारण यह था कि जो आपकी एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की समस्या बनी हुई थी, ठीक है। दूसरा, जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी जो कीमतें लगातार जिनके अंदर गिरावट हो रही थी, वो भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी वो गिरी, ठीक है। और जो आपके जितने भी आप वो थे, फार्मर्स थे, ठीक है, उनकी जो इनकम है वो घटने लगी। अब अपनी जो आमदनी थी, अपनी जो इनकम थी, उसको बढ़ाने के लिए जितने भी फार्मर्स थे वो आपका प्रोडक्शन जो है ना उनको बढ़ाने का तरीका ढूंढने लगे या उसको बढ़ाने की कोशिश करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल या ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। और ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो अपना जो लेवल है, जो इनकम का जो लेवल है उनका, वो उसको मैनेज कर सकें या उसको बनाए रखें, ठीक है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मार्केट में जो थे, बाज़ार में जितने भी जो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनकी आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें अगर नीचे चली जाएंगी तो खरीदारों के अभाव में कृषि उपज बड़ी बड़ी पड़ी पड़ी सड़ने लगी, ठीक है। दूसरा कारण, सेकंड रीजन, 1920 के जो जो ईरा था उसमें बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट संबंधी ज़रूरत थी उनको पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 महीने तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था, उनके सामने ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो अपना कर्जा था उसको रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया था। भले ही सब देशों में एक जैसा इम्पैक्ट इसका ना हो, लेकिन अमेरिकी जो इन मतलब जो पैसा था, जो पूंजी थी, वो रिटर्न हो जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर ज़रूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक जो थे वो क्रैश हो गए थे। कई देशों की जो इनकम थी, या सॉरी इनकम कह रहा हूँ, जो उसकी करेंसी जो थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया की वैल्यू अगर डॉलर के कंपैरिजन में आप देखते हो तो आप देखते हो कि इंडिया की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी चेंज है, ठीक है। मतलब ये मान लो आपकी $1 करीबन करीबन हमारे 70 रुपए के आसपास है या उसके बराबर है, तो वो रियल में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, लेकिन अमेरिका और जो जितने भी जो अदर जो प्लेसेस थे, ठीक है, वो कच्चे मालों की जो कीमत थी वो तेज़ी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस क्राइसिस से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो बाहर से जितना भी सामान आता था उसके ऊपर जो टैक्स था वो लगभग लगभग क्या कर दिया, डबल कर दिया। इस फैसले ने विश्व व्यापार की तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दी, ठीक है, कि जो बाहर से जब सामान आने लगा उसके ऊपर टैक्स बढ़ा तो बाहर के जो व्यापारी थे उनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियल देशों में
जो क्राइसिस था, एक मिनट, जो इंडस्ट्रियल देशों के अंदर जो मंदी से बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में जितनी भी कमी और जो क्राइसिस की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने जो घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। मतलब जैसे आज के टाइम में, कोरोना टाइम में अगर आप देखो तो बैंकों ने अपने यहाँ पे भी कर्जे देने बंद कर रखे हैं। उसकी उसकी वजह क्या है कि अगर इकोनॉमी चलेगी नहीं तो लोग जो पैसा है वो वापस कैसे करेंगे, तो उन्होंने पैसा देना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसान देखते हुए अमेरिका जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान जो उनका प्रोडक्शन था वो बेच नहीं पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे। जो ट्रेड था या जो व्यापार जितना भी था वो ठप हो गया था। आमदनी में या इनकम में भारी गिरावट आने से अमेरिका के बहुत सारे परिवार जो हैं वो कर्जे चुकाने में नाकाम हो गए थे, जिसके चलते मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई। मतलब गवर्नमेंट ने उसको लेना वापस स्टार्ट कर दिया गया। 20 के जो 20th जो सेंचुरी थी, जो मतलब जो प्रोडक्शन करने में जो काफ़ी सक्षम दिखाई दे रहे थे, वो धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। मतलब रातों रात खत्म हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग जो सिस्टम था वो भी धाराशायी हो गया, यानी वो भी क्रैश हो गया। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, वो बेनिफिट दे नहीं पा रहा था, कर्जे वसूल नहीं किए जा रहे थे। जमाकर्ताओं की, यानी जो जिन्होंने पैसा जमा कर रखा था, ठीक है, वो पैसा लौटा नहीं पाने के कारण जो बैंक थे वो क्राइस कर गए थे। यानी वो भी एक ऐसी पोजीशन में चले गए थे जहां से अब वो दोबारा से उभर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था और बैंकों को बंद कर दिया गया। इस परिघटना से या इस जो ये जो एक आपकी जो एक घटना हुई, इसके कारण हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। आंकड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक आप देखो, ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो क्राइसिस हुआ ना, इसके अंदर जो बीच में ये डाटा है आपके, ये आपको एक्चुअल पोजीशन बताएंगे। 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर भी 1935 तक ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो देश थे उनमें जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसके उभरने के संकेत जो हैं, या जो मतलब जो क्या कहते हैं, चांसेस जो हैं वो दिखाई देने लगे थे। लेकिन समाजों, इंटरनेशनल जो आपस में बॉन्डिंग थी, वो पॉलिटिक्स थी उनकी, जो एक कहते हैं ना कि एक आपकी जो पूरी एक छवि है, या ये आपकी एक पूरी एक तरह से इमेज जो है, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। ठीक है, अब उसके बाद है भारत और द ग्रेट डिप्रेशन, यानी इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। आप देखो इंडिया के ऊपर इस ग्रेट डिप्रेशन का क्या फ़र्क पड़ा। देखो, हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी यानी आपकी जो क्राइसिस है उससे भारत का क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी कितनी वो एक हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाली कोई प्रॉब्लम बाकी हिस्सों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती थी या वहाँ पे भी अपना इम्पैक्ट डालती थी, और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी जो है ना, वो इकोनॉमी और वहाँ की सोसाइटी जो है उसको क्या करते थे, इम्पैक्ट डालते थे। जैसे कि आप पीछे देख चुके हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट भारत जो एग्रीकल्चर है और जो आपका जितना भी एक्सपोर्ट है उसको तैयार माल जो हैं उनको इंपोर्ट, मालों का जो इंपोर्ट है वो बन चुका था। जो आपकी जो क्राइसिस ने भारत और जो ट्रेड था उसको फ़ौरन इफ़ेक्ट किया। 1928 से 1934 के बीच, ठीक है, 1928 से 1934 के बीच देश के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे वो घटकर लगभग आधे रह गए थे, जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो कीमत थी चीज़ों की वो गिरने लगी थी।
ठीक है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत जो है वो 50% तक क्या हो गई थी, गिर गई थी। अब देखो, शहरों के अंदर जो निवास करने वाले लोग थे या उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे, उनके मुकाबले किसान और जो ये जो काम करने वाले जो लोग थे, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान जो वसूल दी, यानी जो टैक्स आपका जो वसूल किया जाता तो उसमें छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार, अब देखो ये 1928-34 का वो दौर है जब ये ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को क्या मतलब है कि वो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उन्हें तो अपनी गवर्नमेंट चलानी थी। उन्होंने मना कर दिया और लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन कारीगरों को हुई या वो जो प्रोडक्शन करने वाले थे उनको ज़्यादा हुई, जो अपना प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल के लिए करते थे, यानी दुनिया के लिए करते थे। ठीक है, देखो बंगाल में जो आपका जूट का जो प्रोडक्शन है, जूट जो प्रोडक्शन जो बंगाल के अंदर होता था, उसी को आप ले लीजिए। कच्चा माल पटसन जो है वो उसको आप जूट जो है उसको रॉ मटेरियल के अंदर उगाते थे, जिससे कारखानों में बोरियां बनती थी। जब ये बोरियां एक्सपोर्ट होना बंद हो गया तो कच्चे जो माल था यानी जो रॉ मटेरियल था उसकी कीमत जो है वो 60% यानी 60% के आसपास क्या हो गई, क्राइस कर गई, नीचे गिर गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कर्जे लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन मतलब हर दिन लगातार जो है वो ज़्यादा कर्जे के अंदर डूबते ही जा रहे थे। इस क्या प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो एक पोएट था आपका बंगाल का, उसने कुछ लाइनें भी लिखी थी। ग्रो मोर जूट ब्रदर विन द होप ऑफ ग्रेट कैश। चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ। कोस्ट एंड डेब्ट्स ऑफ जूट विल मेक यू होप गेट डेस्ट। लागत यानी जो आपकी जो जो आपने लगाया है वो और जो आपका कर्जा है वो, उन दोनों के बीच में पिस कर आप जो है अपनी ना उम्मीदी यानी अब आप होप छोड़ चुके हो जो आप, ठीक है, वो पाओ। when you have spent all your money and got the crop of the ground, सारी पूंजी सारा पैसा लगा फंसा कर फसल खड़ी कर आओ। traders sitting at home will pay only RS5 amount, मतलब कि जो आपके जो हैं बनिए हैं ये कहूँ मैं, या जो आपके ट्रेडर्स हैं वो घर बैठ के ही आपको सिर्फ 5 रुपये उसका मोल भाव देंगे अपने हिसाब से। अब देखिए, पूरे देश में जितने भी आपके कारीगर जो थे वो पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत जो है या उनकी जो सेव थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ज़मीन सूखेदारों के पास गिरवी पड़ी थी, ठीक है, घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। इतना ज़्यादा क्राइसिस था। इन्हीं सालों में भारत कीमती जो आपकी धातु थी, यानी ये जो कहूँ मैं आपके जो मिनरल्स थे उसका सोना जैसे उसका उसको वो बेचने लगा। प्रसिद्ध जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। मतलब भारत का जो सोना है वो जब मार्केट के अंदर आया तो उससे भी काफ़ी मदद मिली थी इस इकोनॉमी को दोबारा से ऑन रोड लेके आने के चक्कर में, नहीं तो और भी ज़्यादा हालत बुरी हो सकती थी। इस एक्सपोर्ट से ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक दशा थी सुधारने में तो बिल्कुल मदद मिली थी, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन जो फार्मर थे उनको कोई बहुत अच्छी उनको मदद नहीं हुई या उनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। 1931 में जो अपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो अपने टॉप पे था, ठीक है, और जो रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, लोग जो अंग्रेज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। उसी समय महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी यानी सविनय अवज्ञा जो आपका आंदोलन था उसको चलाया था, ठीक है। ये जो आपकी क्राइसिस थी ना, ये भारत के लिए इतनी दुखदाई थी कि कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही, जिनकी जो इनकम थी वो निश्चित थी, क्योंकि पहले शहरों में वही लोग रहते थे जो या तो गवर्नमेंट जॉब में होते थे या कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते थे। ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था,
या जो मिडिल क्लास लोग थे जिनकी एक फिक्स इनकम थी, नेशनल खेमे के दबाव में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बचाने के लिए जो टैक्स था वो बढ़ा दिए गए थे, जिससे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसके अंदर जो पैसे डाले जाने थे उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। इससे अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका अगला जो टॉपिक है, जो इसी के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार इरा, यानी जब रीबिल्डिंग करनी थी उसके बाद की हालत क्या थी। ठीक है गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।